गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। और चलिए शुरुआत करते हैं दिन की एक बहुत ही बेहतरीन शायरी से। तो अर्ज किया है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार तो वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार तो वही बदलता है। और रातों से जंग जीती हो जिसने, रातों से जंग जीती हो जिसने, सूरज बन करके एक दिन वही निकलता है, सूरज बन करके एक दिन वही निकलता है। तो यहाँ पे जो मेन मोटो था शायरी का वो ये था कि जो हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन सूरज बन के जरूर चमकेंगे। तो अपनी मेहनत बनाए रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो सो थैंकफुल फॉर दैट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री हम ले रहे थे, लेक्चर 3 हमारा हो चुका था जिसमें हमने जीआई के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। कुछ होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए थे, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, कुछ बच्चों का आंसर आया था कि इसमें 2 जीआई होंगे। बेटा आंसर वही नहीं निकाल पाए थे जो ध्यान नहीं दिए। देखो इसके अबाउट तो जीआई होगा नो डाउट, क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये वाला एच अलग है और ये पूरा ग्रुप एक मानेंगे तो ये भी अलग है। तो एक सेंटर तो ये हो गया जीआई का। इसके अलावा हमने बताया था कि रिंग का डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता है। अगर वो रिंग 7 मेंबर से कम की रिंग है तो डबल बॉन्ड उसका जीआई शो नहीं करता है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो क्या ये जीआई शो करेगा, बताइए? नहीं करेगा ना। तो ये जीआई डबल बॉन्ड के अलाउंग तो नहीं करेगा। लेकिन बेटा ध्यान से देखिए कि इस रिंग पे एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक ग्रुप ये लग गया है, यानी एक कार्बन हमको मिल चुका है जिसपे 2 अलग अलग ग्रुप sp3 कार्बन मिल गया है। दूसरा ये वाला कार्बन में हाइड्रोजन इधर मिथाइल है, तो दूसरा कार्बन यहाँ मिल चुका है जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप है। और इसमें एक वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, इसमें दोनों हाइड्रोजन को नीचे कर दे तो ट्रांस हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे कर दे तो ट्रांस हो जाएगा। तो इस रिंग पे ये 2 ग्रुप C1 C2 अलग अलग ग्रुप रख रहे हैं, इसलिए एक जीआई सेंटर ये रिंग भी काम करेगी। डबल बॉन्ड के अलाउ नहीं कर रही है, बल्कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप है इसके लिए कर रही है। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि 2 सेंटर है तो n = 2 आ गया। और ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 2 और ये आ जाएगा 4 आंसर। तो इसके टोटल 4 जीआई होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। ये रिंग वाला क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें भी कुछ बच्चों ने सही आंसर किया, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, तो वो ध्यान से देखेंगे। ये रिंग पहले काउंट करें कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की है। और अगर बेटा ये 8 मेंबर की रिंग हो गई तो डेफिनेटली ये जीआई शो, 8 मेंबर की रिंग जीआई शो करती है कि नहीं करती है? 8 मेंबर की रिंग जीआई शो करती है डबल बॉन्ड के अलाउंग। तो डबल बॉन्ड के अलाउंग जीआई हो जाए। रिंग में क्या कोई 2 sp3 एटम है? तो नहीं है। यहाँ पे sp3 तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप वाला एक भी नहीं है। तो यहाँ पे रिंग के अबाउट तो और कोई जीआई नहीं, लेकिन एक सेंटर मिल चुका। इस डबल बॉन्ड पे देखें, H है, ये पूरा ग्रुप अलग है, H है, ये पूरा अलग मानेंगे इसको, तो ये वाला भी शो करेगा। जिस डबल बॉन्ड पे देख रहे हैं उसके बाद के सारे पार्ट को एक ग्रुप माना कर। इस डबल बॉन्ड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा बेटा, एक ये OH होगा, 2 अलग अलग चीजें हो गई, एक H हो गया और इसको एक पूरा ग्रुप माने तो ये भी जीआई शो कर जाएगा। यानी जीआई के 3 सेंटर हो गए। क्या ये सिमेट्रिक कहीं से दिख रहा है? अगर कहीं से काटे तो 2 बराबर पार्ट में कटेगा। आंसर है नहीं सर, नहीं कट सकता। और अगर नहीं कट सकता तो जीआई सेंटर की संख्या आ गई हमारी 3 और आंसर हो जाएगा 2 to the power 3 = 8। जो लोग लगा भी चुके हैं वो भी ध्यान से देखते रहे, क्या पता हम कुछ नई चीजें सीख जाते हैं, तो ध्यान से देखें। होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन दिया था, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन मिला था बेटा, ये वाला कितने लोगों ने सही करा है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत जनों का गलत है। मैंने ये पूछा था कि इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो NH2OH से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइम बनाते हैं और वो ऑक्साइम जीआई शो करेगा। तो इसका ट्रिक मैंने बोला था कि आप क्या करो, इसके बाद वाले पार्ट को जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा NOH। जो वाटर निकालेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा पिछला लेक्चर देखे ध्यान से, तो ये NOH बन गया। ये अब देखे ध्यान से, तो इसके अबाउट ये दोनों सिमेट्रिक है। यहाँ पे तो अलग अलग है, लोन पेयर है, OH है, लेकिन ये दोनों कैसा हो गया? सिमेट्रिक।
और इसके अबाउट जीआई नहीं होगा। लेकिन बेटा रिंग के अबाउट तो जीआई होगा ना। रिंग में क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, और फिर से यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, दोनों sp3 भी है और अलग अलग ग्रुप है। दोनों पे वरुण धवन दोनों जगह नहीं है, एक जगह वरुण धवन है तो एक जगह हमने टाइगर श्रॉफ को लिया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब ये डेफिनेटली जीआई शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये जीआई शो करेगा। यहाँ पे गलत किया है बहुत सारे बच्चों ने, तो ये चीज का ध्यान रहे कि ये रिंग में जब भी आप चेक कर रहे हो, रिंग को जब काट रहे हो, तो ये भी चेक कर लो कहीं 2 कार्बन ऐसे तो नहीं है जो sp3 नेचर के हो चुके हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो डेफिनेटली जीआई शो करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CD2O। बेटा स्ट्रक्चर बना ले इसका, C डबल बॉन्ड O, इधर D इधर D, और जब इससे NOH करेंगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम हो जाएगा। दोनों वरुण धवन है, ये जीआई शो नहीं करेगा। जुड़वा हो गए, दोनों जीआई शो नहीं करेगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ये देख रहे हैं साफ साफ बेंजोफिनॉन, मैंने बताया बेंजीन रहेगा और फिनाइल रहेगा और कीटोन रहेगा उसका, तो ये बेंजोफिनॉन हो गया। इसका मतलब ये भी जीआई शो नहीं करेगा। बेंजोफिनॉल में नाम से देखे प्रोनाउंस हो रहा है बेंजो और फिनॉल, यानी एक बेंजीन एक फिनाइल रिंग रहेगी, यानी कुल मिला 2 बेंजीन रिंग। और ओन का मतलब लास्ट में कीटोन, यानी कीटोन से दोनों एक फिनाइल एक बेंजीन जोड़ दो, यानी इनडायरेक्ट मीनिंग में दोनों फिनाइल जोड़ो या दोनों बेंजीन जोड़ दो, ये बन जाएगा अपना। ये जीआई शो नहीं करेगा, ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। तो ये भी आ गया नहीं, ये भी आ गया नहीं। इसमें आ जाते हैं, क्या ये जीआई शो करेगा? काट दें यहाँ से, 2 पार्ट चेक करें कीटोन का, दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, उसमें डबल बॉन्ड है इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट हो गया, जीआई शो कर जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे कीटोन का क्या देखना हमको, साइड वालों को देखना है, इधर CH3 है इधर CD3 है, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हुआ, तो ये भी जीआई शो कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्लास में पूछे थे वो हमने डिस्कस कर दिए। अब यहाँ से जो है वो हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना, जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ जीआई खत्म हो चुका था। प्रॉपर्टी ऑफ जीआई से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे आप किसी मॉड्यूल के बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तरीका सीख लिया है, आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को हमेशा लाइक करें, कमेंट करें उसमें, और जो भी आपको डाउट है दिक्कत हो वो पूछ लिया करें। और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, वो हर क्वेश्चन का आंसर जब वीडियोस देखते रहते हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करो बेटा और आंसर दो, तो हाल के हाल आंसर देते हैं। उनको मैं हाल के हाल रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। बच्चों क्या है कि जब हम चीजें सीख रहे होते हैं तो हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। हम उसी चीज को छोड़ दें तो माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर उसी चीज को समझने में ज्यादा वक्त लगाता है और हो सकता है कभी कभी समझ में भी ना आए। तो बेटर यही है कि जैसे हम बोलें कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आप सारा काम छोड़ करके उस काम पे ध्यान दें। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं जीआई की प्रॉपर्टी का। जीआई की प्रॉपर्टी में मैंने सॉरी जीआई की प्रॉपर्टी से पहले काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर, बेटा 2 तरह की बात करी थी हमने। सिमेट्रिक एंड देखेंगे, डिसिमेट्रिक एंड देखेंगे। अगर सिमेट्रिक एंड है तो रिंग से बीच से कट करो, बीच से कट करेंगे 2 पार्ट हुआ। अगर सिमेट्रिक है तो फॉर्मूले 2 तरह के लगते हैं, एक लगता है 2n-1 प्लस 2n/2-1 इवन के केस में, और ऑड के केस में लगता है 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2। और अनसिमेट्रिक है तो सीधे सीधे आंसर 2n कर देते हैं, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने बात करी थी प्रॉपर्टी ऑफ जीआई का। प्रॉपर्टी ऑफ जीआई में हमने पढ़ा था पहले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मैंने कहा था हमेशा निकालेंगे विद द प्रॉपर्टी +i+m -i-m के मदद से। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको ध्यान से देख करके हम सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर को हम पुट करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया था वाटर सॉल्युबिलिटी, जिसमें कहा था लाइट डिजॉल्व्स लाइक, यानी अब वाटर में वही घुलेंगे जो पोलर नेचर के होंगे। इसके बाद मैंने बात करी थी बेटा स्टेबिलिटी की। मैंने कहा था ट्रांस हमेशा सी से ज्यादा स्टेबल होता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करी थी, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सी से ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे का पार्ट सीखेंगे। बेटा हम हमेशा ट्राई करेंगे कि लास्ट क्लास के जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे मैं डिस्कस करूँ, आप कमेंट में भी लिखते रहिए, वहां से भी सीखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से भी चीजों को सीखेंगे, ठीक है।
बेटा होता क्या है वो ध्यान से देखेंगे। जो ईजेड सिस्टम होता है इसकी नेमिंग हम सीखने जा रहे हैं। ईजेड सिस्टम नेमिंग क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। देखो, जिन कंपाउंड के हम सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते, सिस ट्रांस में नेमिंग नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए एक नया नेमिंग सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं ईजेड सिस्टम। और ईजेड सिस्टम आगे भी जाकर के काफी यूजफुल है। इसका हम यूटिलाइजेशन आगे भी करेंगे जब हम आर और एस फाइंड करेंगे किसी स्ट्रक्चर का। तो इसीलिए अभी से इसको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को रोक करके वापस से देखें, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईजेड सिस्टम क्या है बेटा? ईजेड सिस्टम समझने के लिए ध्यान से देखेंगे इधर। ई का मतलब होता है इंटीजन, इंटीजन बोलते हैं इसको। और जेड का मतलब होता है जुसामेन। इंटीजन और जुसामेन। इंटीजन मतलब होता है अपोजिट। इंटीजन ये एक्चुअली क्या है, ग्रीक वर्ड है। इंटीजन का मतलब होता है अपोजिट, और जेड का मतलब है सेम, जुसामेन। जेड का मतलब क्या है? जुसामेन यानी सेम। जब दो ग्रुप सेम जैसे ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड रहेंगे तो उसको बोलेंगे जेड स्ट्रक्चर, और जब अपोजिट रहेंगे तो उनको बोलेंगे ई स्ट्रक्चर। यानी जैसे मान लो अगर सीस है तो सीस में दोनों हाइड्रोजन की तरह सेम साइड है, और जब सेम साइड रहेंगे तो सेम वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? जुसामेन, यानी उसको जेड भी बोलेंगे। यानी सीस वाला कैसा होगा? वो जेड होगा। सीस वाला ही कैसा होगा? जेड होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए सीआईपी रूल की बात कर लेते हैं। सीआईपी रूल होता क्या है देखते हैं वन बाय वन। सीआईपी रूल एक्चुअली क्या है बेटा? जो हमारा ये ईजेड सिस्टम है उसको निकालने के लिए हमने सीआईपी रूल डिराइव किया हुआ है। सीआईपी रूल 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। एक का नाम था कान, ये कान होता है अपना, तो इनका नाम था कान। दूसरे का नाम था इनगोल्ड, और तीसरे का नाम था प्रिलोंग। कान, इनगोल्ड और प्रिलोंग रूल। ठीक है। सीआईपी रूल इज वेरी वीआईपी रूल, तो ध्यान से देखेंगे इसको। सीआईपी रूल वीआईपी क्यों है उसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो सीआईपी रूल समझते हैं, यानी वीआईपी रूल बोलेंगे अपने तो ऐसे ही नॉर्मली। चलो सीनियरिटी देखो। सीआईपी रूल समझने के लिए जो साइंटिस्ट ने बोला, इन्होंने कहा कि देखो क्या है कि सबसे पहले जो ग्रुप लगे हैं, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जीआई देख रहे हो, तो इधर ग्रुप 1 लगा होगा, इधर ग्रुप 2 लगेगा। तो दोनों ग्रुप में आप सीनियरिटी चेक करो कि कौन सा ग्रुप सीनियर है, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2। इसे कार्बन के इस साइड चेक करेंगे, एक साइड कार्बन के एक साइड, और दूसरा कंपैरिजन हमारा चलेगा कार्बन के दूसरे साइड। यानी ग्रुप नंबर 1-2 में कंपैरिजन और ग्रुप नंबर 3-4 में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? सीनियरिटी डिसाइड करके बेटा जो सीनियर होगा उसको 1 नंबर देंगे, और जो जूनियर होगा उसको 2 नंबर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रहे, सीनियर को 1 नंबर और जूनियर को 2 नंबर। वैसे भी सीनियर के आगे जूनियर की कहाँ चलती है, कॉलेज में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं रूल फॉर सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप के लिए रूल क्या है? सीनियर ग्रुप अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ग्रुप हुज फर्स्ट एटम हैव मोर एटॉमिक नंबर। पहला रूल ये हो गया कि जैसे जो ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्टली जो अटैच ग्रुप है उसमें फर्स्ट एटम को चेक करो, और अगर फर्स्ट एटम उस ग्रुप में अगर एक ही एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर लिखो आप। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूं, रूल को यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे, ये एग्जांपल भी लिख लेंगे। बेटा आप अपना पेन कॉपी हमेशा निकाल करके जब भी लेक्चर स्टार्ट हो पेन कॉपी लेकर के बैठे और नोट्स जरूर बनाएं। एक एक चीज को, इवन मैं जो बातें बोलता हूँ उसका भी पॉइंट लिखें, और जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो तो आपको लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कार्बन के इधर तरफ ग्रुप 1 ये लगा है, ग्रुप 2 ये लगा हुआ है। हमको डिसाइड करना है कौन सा सीनियर है। कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे बेटा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया 9। क्लोरीन है, इसका लिख दिया 17। हमने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो सीनियर है, यानी 17 का जो है वो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देंगे 1 और इसको प्रायोरिटी देंगे हम 2। जो सीनियर होगा उसको हम लिखेंगे 1 और जो जूनियर होगा उसको लिखेंगे 2। यहाँ पे आ जाए बेटा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला ग्रुप जो है वो है कार्बन। फर्स्ट ग्रुप कार्बन जुड़ा हुआ है तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। इधर नाइट्रोजन जुड़ा है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। हमें अगला आइटम नहीं देखना है अगर फर्स्ट से डिसाइड हो जाए तो पहले में इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसीलिए ये हो जाएगा सीनियर और ये हो गया जूनियर। चलिए अब देखते हैं इस डबल बॉन्ड के, देखे दोनों तरफ क्या दिख रहा है, इधर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कंपेयर करेंगे। नीचे की तरफ दोनों सेम है कि नहीं है? ये दोनों नीचे की तरफ सेम है, इसीलिए कैसा हो जाएगा? जेड हो जाएगा, जूसामिन। जूसामिन मतलब सेम। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई हमारी? जेड टाइप की हो गई। तो इस तरीके से बेटा सीनियरिटी रूल डिसाइड करते हैं, और सीनियरिटी रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं?
बताते हैं कि कौन सा सीनियर है और कौन सा जूनियर है। जैसे अगर आपको आयोडीन ब्रोमीन में कंपेयर करना तो ऑब्वियसली आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन का नंबर है। अगर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन अगर फर्स्ट एटम के फॉर्म में, तो फ्लोरीन हमेशा सीनियर होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन सीनियर होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन सीनियर होगा कार्बन से। तो इस तरीके से हम सीनियरिटी डिसाइड कर लेंगे। बोल रहा है अगला रूल कि इफ फर्स्ट एटम इज सेम चेक फॉर द सेकेंड एटम एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट वाला हमारा सेम हो जाए, सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड रूल हमारा ये है कि जैसे मान लो बोला कि फर्स्ट एटम अगर सेम है तो चेक फॉर सेकेंड एटम एंड सो ऑन। अगर सेकेंड भी सेम हो जाए तो थर्ड को चेक करो, थर्ड सेम है तो फोर्थ को चेक करो। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है और खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे रूल लगा करके। अगर आप मेरे से पहले कर सकते हैं तो पॉज करके देखें और आप लास्ट में आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन, इधर OH दिख रहा है, इधर भी OH दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर ले बेटा। इसको ब्रेक करके अगर मैं दिखाऊं तो COOH को मैं लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OOH, और इसको भी CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो फर्स्ट एटम पे गए तो इधर भी C है, इधर भी C है, अगला एटम इधर भी डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ तक तो सब कुछ कैसा है, समान है, बराबर है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर लग गया ऑक्सीजन। डायरेक्टली जो टच है उसको देखेंगे तो इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन टच है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, और इधर है जिसका एटॉमिक नंबर है 8। बेटा ये तो 6, ये भी 6 सेम हो गया, ये भी 8, ये भी 8 सेम हो गया। जहां तक सेम हो गया वहां से डिसीजन नहीं होता है, जहां पे ही डिफरेंट होता है वहीं से हम डिसीजन लेते हैं कि कंपाउंड किस टाइप का है। ठीक है, तो जहां से डिफरेंट होगा वहां से सोचेंगे। तो ये 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 6, ये भी 6। अब इसके आगे देखें तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। इसका मतलब ये सीनियर पड़ गया। यानी COOH हमेशा अल्डिहाइड से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड से हमेशा क्या होगा, सीनियर होगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब बेटा अगर इसका हमने डिसाइड कर लिया नंबरिंग सीनियरिटी ऑर्डर, तो हम आसानी से बता लेंगे कि E है या Z है। इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इधर कार्बन, इधर भी ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मतलब हाइड्रोजन ही है, जिसको हम बोलते हैं 1H2, इसको बोलते हैं 1H1। यहाँ तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, और अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो इसके लिए हमें फिर से रूल चाहिए, और वो है रूल नंबर 3। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम यानी आइसोटोप हो जाए, देन जिसका हाईएस्ट मास होगा यानी ए जिसका ज्यादा, वो कैसा होगा, सीनियर होगा। तो ए जिसका ज्यादा हो गया वो हमारा कैसा हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा। तो ए देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इसका मास है 2 और इसका मास है 1, और अगर ये 2 है तो ये सीनियर है। इसका मतलब ये हो गया 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर। और अगर दोनों हमारे सेम है, 2 नंबर हमारे, इसका 1 नंबर इधर, ये 2 नंबर, और इधर 1 नंबर, इधर 2 नंबर, तो 1 और 2 देखें इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नीचे साइड, तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ई हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इजेड सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी, हम सिस ट्रांस क्यों नहीं लिख सकते। तो बेटा सिस ट्रांस वहां पे लिखा जाता है ना जब दोनों ग्रुप सेम हो जाए, जब निचवा वाला ग्रुप और ऊपर वाला ग्रुप जो दोनों सेम हो जाए, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये कैसा है, सिस है या फिर ट्रांस है। ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप तो कभी सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पे इजेड ही डिफाइन करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते। यानी इजेड हम कभी भी डिफाइन कर सकते हैं, हम मतलब जो जिसमें सिस ट्रांस लिख रहे हैं उसमें भी हम इजेड लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें हम ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल सारा कि हम सीनियरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा सीनियर ग्रुप होगा, कौन सा जूनियर ग्रुप होगा, और किस तरीके से हम उनको चेक करेंगे। एक लास्ट रूल है 4th नंबर, उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इमेजिनरी रूल बोलते हैं इसको, और ये इमेजिनरी रूल का जरूरत कई बार पड़ जाता है, वहां पे स्टूडेंट फंस जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे समझते हैं इसको। अगला रूल है बेटा कि अगर हम 4th रूल की ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या करें, किसको सीनियर माने। तो रूल है कि ट्रिपल बॉन्ड इज सीनियर टू डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, हमारे जो डबल बॉन्ड होता है उसका सीनियर होता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूल, और ऐसी सिचुएशन जहां पे भी हम फंसेंगे हम हमेशा इमेजिनरी रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इमेजिनरी रूल क्या है और कब लगाते हैं। तो जैसे मान लो इधर हो गया डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इधर तो देखें बेटा ध्यान से, क्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 लिखा, क्लोरीन का लिखा 17 ज्यादा है, सीधे सीधे वो सीनियर हो गए, जूनियर तो ये 1 और ये 2।
फंस गई बात हमारी यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम किसको प्रायोरिटी दें, किसको हम सीनियर माने। तो उसका तरीका ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। कैसे इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से तोड़ के लाओ, यहाँ से नोच के लाओ और यहाँ लगा दो, और इसको भी यहाँ से नोच करके लाओ और यहाँ लगा दो। तो यहाँ नोच के लाओगे तो ये बैलेंसी फ्री हो जाएगी, बैलेंसी दिखानी पड़ेगी, इसकी बैलेंसी फ्री हो जाएगी, बैलेंसी दिखानी पड़ेगी। अब हम क्या करें, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखेंगे। जितने कार्बन है उसको उतार लिया, जितने उसमें बॉन्ड लगे सबको उतार लिया, जितने हाइड्रोजन लगे सबको उतार लिया। सिर्फ डबल बॉन्ड जो है, इसका जो पाई बॉन्ड है उसको छोड़ दो। यहाँ पे पाई बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दें तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा। भाई दोनों तरफ से ऐसे पाई बॉन्ड था लगा हुआ, तो पाई बॉन्ड ऐसे लगा हुआ था, अगर तोड़ दे, ब्रेक कर दे दो पार्ट में इसको, या इसी को मानो कि ये पाई बॉन्ड है, नीचे इसके सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, ये पाई बॉन्ड है। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, दोनों कार्बन पे एक एक ग्रुप लग जाएंगे। तो इनमें हम क्या करें, ये दो लाइन खींच दिया। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इधर कितने पाई बॉन्ड है, दो। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो इधर दो बॉन्ड बनेंगे, और एक पाई बॉन्ड नीचे वाला तोड़ूंगा तो इधर दो बॉन्ड बनेंगे। इतना काम कर लिया। अब इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा है, कार्बन, तो इधर से जो भी जुड़ा है सामने वही चीज यहाँ पे एक जोड़ दो। और इस पे क्या जोड़ना हमको, ये किससे जुड़ा हुआ था, इससे। इस वाले को इससे जोड़ दो, इस वाले को इससे जोड़ दो। फिर सिमिलरली ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो ये कार्बन यहाँ। सिमिलरली इस कार्बन पे क्या लाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये इससे जुड़ा है, इससे। ये जहां से जुड़ा था उसी को वापस लिख। ये कहां से जुड़ा था, इस कार्बन से, इस कार्बन को लिख दिया। ये कहां से जुड़ा था, इस कार्बन से, इस कार्बन। ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे ये कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई और इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला एटम ये कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी पहला एटम एटॉमिक नंबर 6। ऊपर की तरफ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका भी ऊपर की तरफ कार्बन एटॉमिक नंबर 6। इसके सामने की तरफ कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसके भी सामने की तरफ एटॉमिक नंबर 6। इसके नीचे की तरफ हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, और इसके नीचे की तरफ है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। मैंने बोला था क्या करना है, सबसे पहले जो पहला जुड़ा है उसको देखो, उसके बाद जो दूसरा जुड़ा है उसको देखो, उसके बाद जो तीसरा जुड़ा है उसको देखो। तो सीक्वेंस में जाएंगे। अगर पहले से डिसाइड नहीं हो पाया तो दूसरे से डिसाइड नहीं हुआ, तीसरे से। यहाँ पे हमारा इससे डिसाइड नहीं हो पाया तो हम गए आगे की तरफ, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। लेकिन इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन आ गया। चूंकि हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कम है इसलिए जूनियर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है बेटा इक्विवेलेंट ड्रॉ करने का। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, और आप अप्लाई भी कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। तरीका हमेशा यही रहने वाला है, और इस तरीके को आप लगा करके आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हो कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, उनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपका आंसर सिस है या ट्रांस है। तो आज का होमवर्क है, और होमवर्क के क्वेश्चन में सीक्वेंस में लिखूंगा, तो हर एक क्वेश्चन का आप आंसर लिख करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फिर देर किस बात की, चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिख लीजिए सारे क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख करके बताइए। इसका क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उनको मैं हाल के हाल आंसर बता दूंगा। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन, इनके आपको आंसर लिखने हैं और बताने हैं क्या ये जीआई शो करेंगे, और सॉरी जीआई तो शो कर ही रहे हैं, इनमें ई और जेड में कौन सी नेमिंग आएगी। तो इसका आंसर आप लिख करके बताइए। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, एक बेहद ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल बच्चों दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सर अपने पिछले साल बात करी थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ होता है, वो क्या होता है, हमको देखने का मौका मिला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर मैं नॉर्मली टर्म में बोलूं तो होता क्या है बेटा, सिंपल सा चीज होता है, एक कोई सॉल्यूशन ले लो और उस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करो। अगर लाइट जैसे ये सीधी लाइट जा रही है, और ये लाइट जाने के बाद अगर कुछ रोटेट हो जाए अपने अपने जगह से, तो उसको लाइट में से अगर कोई रोटेशन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि कंपाउंड जो था वो ऑप्टिकली एक्टिव था। क्योंकि जब ये एक्टिव रहता है तभी वो लाइट को रोटेट कर पाता है, और जब एक्टिव नहीं रहता है तो लाइट उससे रोटेट नहीं होती है। तो कैसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और क्यों लाइट को रोटेट करते हैं, इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलेगा आगे। तो ध्यान से देख रहिए एक एक चीज को। चलिए देखते हैं, समझते हैं होता क्या है इसमें। ये कोई मान लो कैंडल हमने जला लिया, कोई लाइट सोर्स है, या फिर आप कोई बल्ब ले लो, कैंडल या बल्ब जला दिया तो उसमें क्या होगा, हमें देखते हैं कि उजाला हर डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है।
हमें हर डायरेक्शन में उजाला नहीं करना है, हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उजाला करना है, तो हम क्या करते हैं, एक पोलैरीमीटर लगा देते हैं। पोलैरीमीटर बच्चों ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि वो लाइट को रोक लेता है और एक फिक्स डायरेक्शन की लाइट को ही अलाउ करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेज लूं, एक पेज ले लिया और ये मैंने एक टॉर्च ले लिया, तो अगर मैं इसमें से लाइट को पास करूं, इसके अंदर से लाइट को पास करूं, तो ये हमें दिखाई दे रही है कि 360 डिग्री में हर डायरेक्शन में लाइट हमारी जा रही है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्ट बेटा इसमें से ओपन कर दूं, तो ये लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली जाए। लेकिन अगर इस पेज में एक हम होल क्रिएट कर दें, तो इस होल के अंदर से अगर हम इसको टार्च को जलाएं, तो यहाँ आपको तो नहीं दिखाई देगा बट मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपरली कि जो लाइट है वो सिर्फ इसके अंदर से निकल करके एक पर्टिकुलर जगह पे शैडो बना रही है। शायद इधर दिखाई दे जाए, इधर भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा एंगल के फॉर्म में बनाता है। ये सामने जो अपने को शैडो दिखाई दे रही है वो सिर्फ इस पार्ट की दिखाई दे रही है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लाइट को अलाउ करेगा, बाकी डायरेक्शन में लाइट को अलाउ नहीं करेगा। तो पोलैरीमीटर क्या होता है कि हमने देखा कि लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं। हमने क्या किया, पोलैरीमीटर के अंदर डाल तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट को पास होने देता है, बाकी जो ऐसे ऐसे रोटेट रहती है लाइट उनको रोक लेता है। तो मान लो कि ये वाली लाइट हमारी चली, ये इस डायरेक्शन में है लाइट ऐसे, अब ये लाइट चलना चालू हुई इस सॉल्यूशन के अंदर गई। अब ये सॉल्यूशन के अंदर जादू होता है। जादू क्या होता है सबको पता है, जो हमें नहीं पता चले वो जादू है। तो जादू जो है वो इसी के अंदर होता है, और वो जादू क्या करता है, ये लाइट सीधी गई जाने के बाद हम जब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से हम बैठ करके देखेंगे तो ये हमको लाइट आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या करती है, लाइट अपनी जगह से टिल्ट होके बाहर निकलती है। तो अगर ये टिल्ट होके बाहर निकल रही यानी आना था ऐसे, ऐसे आना था और टिल्ट हो गई लाइट, इसका मतलब क्या आ गया, उस लाइट के अंदर रोटेशन आ गया। और ये रोटेशन किसके वजह से क्रिएट हुआ, दिस रोटेशन इज क्रिएटेड बाई दिस कंपाउंड जो कि पानी के अंदर घोला गया था। और यही कंपाउंड क्या है, यही कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव, यानी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने जो जादू देखा, वो जादू दिखाने वाला कौन है, वो ये कंपाउंड है। यानी जादूगर यहाँ पे कौन है, कंपाउंड ही है, यही जादू कर रहा है, यही लाइट को रोटेट कर रहा है। तो ये लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे रोटेशन होता है, ये सारा चीज हम आगे समझेंगे वन बाई वन। बेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसा क्या था इस जादूगर के पास, इसके जादू में ऐसा क्या था कि इसने लाइट को रोटेट कर दिया, जाना होता सीधा लाइट रोटेट हो गई। जैसे अपन चुंबक देखते हैं, चुंबक की थ्योरी सबको पता है, चुंबक अगर दो लें तो एक दूसरे को चिपका लेते हैं, यहाँ भी जादू है। ये जादू क्यों है, अभी तक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप समझ चुके होंगे, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये क्यों रोटेट कर रहा है, तो इस चीज को जानने के लिए हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है कायरल कंपाउंड। जी हाँ, कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी वही क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट जब जाती है उसके अंदर तो उनके डायरेक्शंस को क्या कर देते हैं, वो रोटेट कर देते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने वाला कंपाउंड कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सोल्यूशन की लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगला हमारा टॉपिक हो गया व्हाट इज कायरल कार्बन एंड हाउ इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पहला ये, कायरल कार्बन किसे कहते हैं, बोर्ड में पूछ लेता है कभी कभी तो लिखना पड़ता है यार, एक दो नंबर के लिए, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, 12th के साथ बोर्ड भी है अपना। तो कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन विच है 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगा, चारों डिफरेंट कार्बन। इट इज डिनोटेड बाय एस्टेरिक, ये स्टार से डिनोट करते हैं हम लोग, और स्टार से डिनोट करेंगे हम कायरल कार्बन को, जहां भी रहेगा उसके लिए स्टार बना देंगे। आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। तो असिमेट्रिक कार्बन क्यों कहते हैं वो हम रटेंगे नहीं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आइए चलते हैं। तो अगर ऐसा कार्बन हो जाए जिसमें ए टाइप का, बी टाइप का और सी नहीं लिखा बेटा क्योंकि ऑलरेडी सी लगा हुआ है, एक और सी लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा।
तो ए बी डी और ई टाइप के 4 ग्रुप लगे, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये चारों बॉन्ड बनने चाहिए, ये भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो कभी कायरल कार्बन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रहे। जो कार्बन पे पाई बॉन्ड होगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा। तो वो कार्बन जिसपे ए बी डी ई टाइप के 4 ग्रुप लगे हों उसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन क्यों बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं। और यही असिमेट्री ही इसको क्या करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में मदद करती है। असिमेट्रिक क्यों होता है, कोई भी कायरल कार्बन असिमेट्रिक क्यों होता है उसको समझते हैं। कायरल कार्बन हम यहाँ पे अगर बना दें तो ध्यान से आप देखें तो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी पेन की, ये अपने को, और ये ब्लू वाली मार्कर दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर का। तो ये अगर हम चारों को देखें तो असिमेट्रिक, पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं इसको काटना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों के प्लेन में कट करूँ, ऐसे इन दोनों को साथ में रखते हुए कट करूँ, तो ये आपको 2 लाइन दिखाई देंगी। क्या ये सिमेट्रिक होंगे, इन दोनों को एक साथ रख लिया हमने प्लेन में, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, दोनों एटम कट गए, ये कार्बन भी कट गया, हाफ हाफ दोनों बट गए, तो कोई दिक्कत। लेकिन क्या ये येलो और ये कलर दोनों सेम दिख रही है यहाँ पे काटने के बाद, दिख रही है नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो कैसा हो गया, ऑब्वियसली सर असिमेट्रिक। तो इसी को असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। अच्छा, किसी के मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि सर इधर से नहीं काटो, ये जो येलो वाली पेन दिख रही है ना उधर से काट के देखो। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, दिख रही है, चारों पेन दिखनी चाहिए, हाँ दिख रही है। अब मान लो येलो और इसकी तरफ से हमने कट कर, येलो और इसको पकड़ के, तो अगर पकड़ करके इन दोनों को कट कर दें हम, येलो और ये वाला मार्कर, तो अपने को ये 2 कलर दिखाई देंगे, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो ये कट कर दिया हमने इन दोनों के प्लेन में, तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको सामने सामने, जो दिखाई, ये सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या ये दोनों सेम है, सेम है या नहीं है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, अलग अलग दिख रहे हैं। तो अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए कैसा है, असिमेट्रिक कार्बन है या अकायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन मैंने आपको समझा दिया बेटा, कायरल कार्बन कहीं भी आप पहचान सकते हो, कार्बन कायरल है या नहीं है। चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो कायरल है, और अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो अकायरल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके थ्रू हम आसानी से सीख जाएंगे कंपाउंड कायरल है या नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कंपाउंड कायरल है कि नहीं है और कितने कायरल कार्बन। इस कार्बन को चेक करें, इस कार्बन पे इसको ओपन कर देंगे हम आराम से, हाइड्रोजन 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 और OH। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, 3 तो हाइड्रोजन हो गया, अलग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, क्या ये जीआई शो करेगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, इधर है हमारे पास मिथाइल, और इधर जोड़ तोड़ दे तो CH2 और ये CH3। क्या ये कार्बन इस पे Cl, ये CH3, ये H और ये C2H5 एक साथ कलेक्टिवली बोलेंगे C2H5, तो ये चारों डिफरेंट हो गए, इसका मतलब ये काइल कार्बन है, तो स्टार बना देंगे आप। इस कंपाउंड में देखिए कितने काइल कार्बन है, इस कंपाउंड में किनारे में तो ऑब्वियस सी बात है बेटा CH3 है, तो यहाँ पे होगा नहीं, CH2 2 हाइड्रोजन हो गया, होगा नहीं। इस कार्बन पे इधर Cl लगा है, इधर एक H भी होगा, और ये ग्रुप, और इसको हम एक ग्रुप मानेंगे, पूरे को एक ग्रुप मानेंगे, ये वाला पूरा पार्ट। तो ये इस तरीके से देखें तो चारों डिफरेंट है, ये काइल कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे देखें इस पे OH लगा है, ये H लगा है, ये पूरा ग्रुप, और ये पूरे को एक मानेंगे तो ये भी अलग है, इसका मतलब ये भी कायरल। इस कार्बन पे देखें और एक हाइड्रोजन बनाया हुआ है, एक और हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा हमको कि वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और ये दोनों सेम हो गए इसलिए कायरल नहीं है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या आ गई हमारी। तो ये बेटा हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिए, कायरल कार्बन कितने हैं आप आसानी से बता सकते हो, कायरल कार्बन है कि नहीं है किसी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। 4 5 3 हो गया, ये चौथा क्वेश्चन मान लो मैंने ले लिया। ऐसे करके बेटा फॉर्मूला देता है, इसको फिशर फॉर्मूला कहते हैं। क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो मान लो अगर इधर दे दे ऐसे कुछ, कि इसमें कितने कायरल कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, तो यहाँ पे चेक करें कायरल है कि नहीं है। तो ये OH, ये CH3 और ये H, 3 अलग अलग हो गए, इस पूरे को एक माने, तो ये समथिंग हो गया कार्बन के ऊपर। इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, ये कंपाउंड, ये नीचे वाले पार्ट को मैंने ओपन करके लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन है उस पे OH है, उस पे CH3 है।
तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखें तो ये पार्ट तीनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला कार्बन कैसा हो गया, कायरल। और जब नीचे वाले को देखेंगे तो इससे 4 ग्रुप कौन से जुड़े हुए बेटा, ये और ये। इसको एक माने तो ये क्या है एक्चुअली हमारा, ये है सी के साथ एच है, एक ओ एच है और एक सी एच थ्री है। तो ये ग्रुप को कंपेयर करें तो एच ओ एच सी एच थ्री, और ये वाला ग्रुप अलग ही दिख रहा है, सी एच ओ एच सी एच थ्री, ये तीनों से मैच नहीं कर रहा है। तो अलग अलग जब ग्रुप आ जाएंगे, ये चारों अलग दिखे, अगर चारों अलग दिखे तो डेफिनेटली वहां पे वो कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा। अगर चारों डिफरेंट दिख जाएंगे तो कायरल होगा। तो ये ऊपर वाला भी कायरल हो गया, नीचे वाला भी कायरल हो गया। ठीक है, अब आपको जो दिमाग लगाना है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, इसमें आप दिमाग लगा करके बताइए मुझे कि ये कायरल कार्बन कितने, मतलब कितने कायरल कार्बन है किस। तो मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, इनको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका आंसर क्या आया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये ऊपर वाली लाइन का मतलब है वेज, सॉलिड लाइन का वेज यानी प्लेन के ऊपर की तरफ, और डैश लाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ। और ये जानने के लिए हम आपको अगले क्लास में और भी डिटेल में पढ़ाएंगे कि वेज डैश क्या होता है। तो अभी फिलहाल कर सकते हैं, आपको 4 डिफरेंट ग्रुप ढूंढने हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा सा भारी भरकम सा क्वेश्चन है, तो भारी भरकम देख के डरना नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो जो आपके अंदर का डिटर्मिनेशन है ना, उससे ये कभी भारी नहीं हो सकता। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है कि आप सॉल्व कर लोगे। तो आप सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपका आंसर क्या है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरलिटी हम कैसे देखते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, 4th नंबर। ये आपसे शायद बन भी जाए और नहीं भी बने, देखते हैं जो भी है। पर मैं 3 क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा कि आप सही करें। फोर्थ मैं डिस्कस तो सारे करूंगा, बट फोर्थ वाला अभी कराया नहीं है, तो उसको आगे देखें। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि इसके लिए फिर आपको मुझे कब भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मटेरियल को, आप आसानी से आपके घर पे अवेलेबल रहेगा। जिस भी टाइम अपलोड होगा आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। लाइक कमेंट और शेयर खूब करिए। ठीक है, एंजॉय करिए हर एक लेक्चर को, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर। धन्यवाद।